Hello, Lokendra bhai. हाय नमस्कार। Namaskar. Thank you for joining for the first green podcast which we are doing at Ideas of Green Living. ओके So, idea is that we use our abilities to reach out to people and sanitize them about environment and eco-friendly practices, and making them understand that even small steps is going to lead to a larger impact in some or the other way. So please do not hesitate in smaller steps, because a lot of people believe that what difference will it make. So that's how it is. What's your perspective about sustainability and environment friendly attitude? देखिए ऐसा है कि जैसे परिवार का सदस्य हम होते हैं ना, वैसे हम प्रकृति के सदस्य हैं, प्रकृति के पार्ट हैं। तो परिवार में जब रहते हैं तो परिवार के साथ में परिवार के भले के लिए, अच्छे के लिए जीना पड़ता है। तो प्रकृति के साथ वही करना है, बस और कुछ नहीं करना है कि प्रकृति में जी रहे हैं तो प्रकृति को नुकसान ना हो इसी तरह से जीना है। अगर प्रकृति को नुकसान करके बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिएंगे तो जैसे घर वाले करते हैं वैसे प्रकृति करेगी, हमें निकाल देगी। बहुत सिंपल है। So we are moving towards destruction if we don't act to be living in a nature friendly way. हाँ देखिए, आप पृथ्वी पे डायनासोर्स 2.25 करोड़ साल रहे थे, 1.7 करोड़ ईयर्स कहते हैं साइंटिस्ट लोग। इंसानों को खाली 5-7 लाख ही साल हुए हैं। तो मतलब हम डायनासोर से तो बहुत दूर हैं अभी, उनके जो एग्जिस्टेंस था। और ऑलरेडी इंसान बात करने लगा है कि शायद हम न रहें। इसका मतलब हमने कुछ तो भूल की है, कुछ तो गड़बड़ की रहने में। Okay. एंड वो भूल को सुधारना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक Right. नया तरीका सीखना है, एक नई अंडरस्टैंडिंग से करना है, बस उतना सिंपल है। Okay. So we've done enough which is not going well with nature. Then we have to change our attitude and the approach. Yeah. And we have to change the definition of development also in that case, because that is, as per the study, this is not development which is going well with nature. मेरे को लगता है विश्व में सारे डेफिनेशन को रीलुक करना पड़ेगा, केवल डेवलपमेंट को नहीं। कंफर्ट क्या है, वेलनेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हमारा हैबिटेट क्या है, ये सारे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जैसे एक ज़माने में मुझे याद है, मेरे घर के जब हम लोग जामनगर में थे तो हमारे घर की 2-3 लाइट के ऊपर चिड़िया आके अपना घोंसला रेगुलरली बनाती थी। हमारे घर के बाहर 1-2 प्लांटर में कबूतर रेगुलरली खुद का घोंसला बनाते थे। और उससे मेरे पेरेंट्स को कभी कोई दिक्कत नहीं थी कि ये क्यों घोंसला बना रहे हैं। उनका घास गिरता था, कुछ गिरता था तो वो झाड़ू मार के उस घास को निकाल दिया जाता था, बट घोंसले को कभी नुकसान नहीं किया जाता था। तो एक एक्सेप्टेंस था कि नहीं, इनको भी हमारे घर में रहने दिया जा सकता है। तो एक कोएग्जिस्टेंस था। अभी तो जैसे वो कबूतर खिड़की के बाहर पैरापेट पे बैठते तो भी लोग खिले लगा लेते हैं। तो वी हैव समवेयर मूव्ड अवे फ्रॉम आइडिया ऑफ कोएग्जिस्टेंस। तो केवल डेवलपमेंट नहीं, हमें हमारे जीवन के बहुत सारे डेफिनेशंस को थोड़ा धीरे धीरे हल्के से बदलना है। और जैसे गवर्नमेंट और मोदी जी कहते हैं, इको लाइफ मतलब प्रकृति के साथ जीना, वो करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, हम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ट्री वॉक के लोग कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है, हो सकता है। राइट। सो जैसे आपने ट्री वॉक का बात किया कि कुछ लोग कर रहे हैं, डू यू थिंक कि उनके लिए ये बदलाव लाना बहुत मुश्किल रहा होगा? थोड़ा समय लगता है, मुश्किल नहीं है मैं ये कहूँगा, बिकॉज हमें हमारी आदत पड़ गई है एक तरह से जीने की। उन आदतों को बदलना, आदतें बदलने में थोड़ा समय लगता है, बट बहुत मुश्किल नहीं है। Because naturally we can survive with nature very well. That is why इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसानी से। तो लोकेंद्र भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्री वॉक के काफी सदस्य एनवायरमेंट और सस्टेनेबल लिविंग की तरफ काम कर रहे हैं और जी भी रहे हैं, और अपने अपने जगह पे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके, एक तो अपनी प्रैक्टिस बदल के और एक एक्शन से। सो व्हाट आर फ्यू थिंग्स which they are doing it differently and how they are looking at environment and nature differently? बहुत सिंपल चीजें कुछ मैं कुछ बताता हूँ।
एक तो हम लोग मोस्टली सारे ट्री वॉक के लोग घर पे हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट करके उसकी खाद बना देते हैं। तो उसमें से जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो नहीं होता है, बिकॉज एरोबिक कंपोस्टिंग है। और उस खाद को हम हमारे पौधों में, आजू बाजू के बगीचों में, रास्ते को पेड़ों के नीचे डालते हैं। तो जो अर्बन सॉइल है, हमारे पॉट की सॉइल है, वो एनरिच हो रही है नेचुरली। उसके बाद में हम लोग केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, न पेस्टिसाइड, न फर्टिलाइजर, न घर के अंदर केमिकल। तो जो दूसरे जीवाणु, माइक्रोब से उनको जो डेथ होती थी वो नहीं होने देते हैं। घर में ये जो खाद से हमारे पॉट में सॉइल एनरिच हुई, तो उस पॉट में हम लोग कुछ कुछ खाने की चीजें उगाते हैं, जैसे हर्ब्स बहुत उगाते हैं, कुछ वेजिटेबल उगाते हैं, कुछ फ्लावर्स उगाते हैं, ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं उनको भी फायदा हो, हमें भी कुछ फायदा हो। बहुत सिंपल चीजें सिखाई, जैसे बटरफ्लाई जब कोई पौधे पे अंडा देता है तो उसमें से कैटरपिलर निकलता है, वो पत्ते खाने लगते हैं। जब पत्ते खाते हैं तो कुछ लोग बड़े घबरा जाते हैं कि यार ये पत्ते खा रहा, मेरा पेड़ मर जाएगा। ट्री वॉक के लोग अब सेलिब्रेशन करते हैं, हम बोलते हैं तमारा घरे सुआवड़ाई लापसी बनाओ, so that's a kind of approach we do. So we celebrate nature, we work with nature, we try to minimize the negative impacts. तो ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, जिसके 18-20 एक्शन प्लान हैं, वो हम सब धीरे धीरे करते हैं जिससे जितना हो सके, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। Okay, so what are there those 4-5 practices which other people should simply adapt, which are very simple? एक तो जैसे मैंने कहा कंपोस्टिंग, वो करना चाहिए, उससे खाद बनानी चाहिए। फिर घर पे कुछ पौधे उगाइए, इंडोर में कुछ पौधे उगाइए, बालकनी में उगाइए, आपके वरांडा पे उगाइए। आप सोचिए कि अहमदाबाद का हर एक घर अगर 15-20 पौधे लगाने स्टार्ट कर दें, तो अहमदाबाद जैसे शहर में करोड़ों नए पौधे हो जाएंगे। करोड़ों नए पौधे होंगे, वो अपने आप हवा को साफ करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो पौधे उगाइए। तीसरा ये कि आप घर में टॉक्सिक चीजें बंद कर दीजिए। आप जैसे फ्लोर क्लीनर्स आते हैं जो बहुत जहरीले होते हैं, आप पूरे घर में कोटिंग की, उसके ऊपर सारे दिन नंगे पाँव चलते हैं, वो जहर धीरे धीरे अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर में एंटर होता है। रोज स्लो पॉइजनिंग हम अपने आप को कर रहे हैं। तो इस तरह के सारे जहर बंद करें, पौधों में जहर डालना बंद करें, तो पर्यावरण में जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी। और फाइनली अपनी बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी यूज करें, उसको कम चलाएं, जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है गाड़ियों से उसको कम से कम करें। वो बस इतना सिंपल काम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा जीना। राइट। सो यानी नेचर के सिनर्जी में थोड़े थोड़े स्टेप्स ले, फिर बड़े स्टेप्स दिखने लगेंगे, समझ आती जाएगी और आगे आपको डायरेक्शन, वेरी ट्रू, परफेक्ट, डायरेक्शन मिल जाएगी। शुरू होगा तो डायरेक्शन मिलेगी। सो आपने ट्री वॉक की शुरुआत कैसे की? लोगों को पेड़ों के बारे में समझ में नहीं आ रहा था, पौधों के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि पौधे क्यों उगाने चाहिए, पौधों का फायदा क्या। लोगों को उसमें कीड़े और कचरा और मेंटेनेंस दिखाई दे रहा था। तो हमें लगा कि नहीं, एक जरूरत है समझने की पौधों को, पेड़ों को। तो हमने ट्री वॉक स्टार्ट किया, जिसमें पेड़ों की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं कि मेंटेन कैसे किया जाए, इसका फायदा क्या है, ये कब उगाना चाहिए, क्यों नहीं उगाना चाहिए, क्यों उगाना चाहिए वगैरह। तो इस चीज को ऑलमोस्ट हमको 11 साल 12 साल होने आ गए अभी। एंड बहुत सिंपल है कि भाई आप पौधों के पत्तों को छुओ, उनके ब्रांच को छुओ, उनके बार्क को छुओ, उनके फ्लावर्स को सूंघो, जो एडिबल फल है उनको डायरेक्ट तोड़ के खाइए। तो आप अपने आप धीरे धीरे पौधों को समझने लगते हैं, उनके करीब आ जाते हैं। अब तो इतना बढ़िया है कि लोग बाग हमारे ग्रुप में पेड़ों को छू के उनसे बात कर सकते हैं, 2-वे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप शुरुआत कीजिए, प्रकृति खुद अपना हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएगा। Along with this line, in terms of food, what is your understanding कि कौन से फूड को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए जो एनवायरनमेंट के अनुरूप हो? बहुत सिंपल लॉजिक है प्रकृति का भी। आपने पेड़ से पत्ता तोड़ा, वो अपने आप धीरे धीरे ढीला होके खराब होने लगता है।
तो फ्रेश फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कुछ उगाते हैं या आपके लोकल जगह से लेते हैं तो आप फ्रेश फूड खाइए। अगर आप फ्रेश फूड खाएंगे तो अपने आप वेलनेस आ जाती है। तो इसलिए फ्रोजन फूड डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। बाहर गांव के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फूड डिजायरेबल नहीं है। फ्रेश फूड इज द सिंपलेस्ट लॉजिक, इसलिए हम बोलते हैं सीजन के खाइए, सीजन बिना मत खाइए। तो सीजन के खाइए, नज़दीक के खाइए, आपके घर के खाइए, फ्रेश वाले खाइए। बस अगर इतना आप करेंगे और टॉक्सिसिटी को निकाल दीजिए, आप अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। और जो लोकल मार्केट्स अभी हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोड्यूस लाते हैं, तो लोग दे आर नॉट श्योर। लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कितना है, नेचुरल कितना है, पर क्या ये मार्केट्स में जाके खरीदना कितना वैल्यू एडिशन हो सकता है लोगों की लाइफ में? देखिए, हमारा समाज एक ट्रांजिशन में है। हम पेस्टिसाइड ओरिएंटेड, प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड, पैकेज ओरिएंटेड फूड पे काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे। अब उसको छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें थोड़े कन्फ्यूजन्स रहेंगे। बट बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स और सप्लायर्स काफ़ी अच्छा ऑथेंटिक फूड दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सभी गलत हैं, ज़्यादा सही वाले हैं मैं ये कहूँगा। तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और बहुत सारे ग्रुप ऐसे जो ये कहते हैं कि आप हमारे खेत पर आके देखिए हमने क्या उगाया, तो जाइए, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी क्या सही है क्या गलत है। Right. So now turning on the main topic which you have worked tremendously, and how did conservation of water inspire you? देखिए, कोई भी जगह पानी है तो जीवन है। हम देख सकते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे डेजर्ट रीजन में, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या लाइफ फॉर्म्स काफ़ी कम है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है लाइफ फॉर्म्स। तो पानी एसेंशियल है। और जब हम नेचर के साथ काम करने लगे तो हमें रियलाइज हुआ कि हम जमीन के बहुत नीचे से पानी निकाल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ऐसा कहती है कि प्रॉब्ली मोर देन 80% भारत के लोग जमीन के नीचे के पानी पे निर्भर हैं। तो जब इतना बड़ा पॉपुलेशन पानी के नीचे निर्भर है तो उस पानी को अच्छा करने की जरूरत है। तो हमने कहा कि अच्छा पानी कौन सा, तो कि बारिश का पानी सबसे अच्छा है। और वो समुद्र से प्रकृति बादलों में भर के लेके आती है, मेरे घर पे डालती है। और हम प्लानर लोग उसको स्टॉर्म वाटर बोलते हैं, और स्टॉर्म वाटर बोल के उसको नालियों में पाइपों के थ्रू नदी में ले जाके फिर उसको वापस समुद्र में फेंक आते हैं। जो चीज प्रकृति लेके आ रही है उसको हम वापस फेंक आते हैं उसी जगह। तो कहीं लगा कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, हम ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। एंड मैंने कहा कि इसको, पानी को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना और बचाने का तरीका सोचना पड़ेगा। और तब ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ रेन वाटर कंजर्वेशन का। तो डू यू थिंक, जैसे आप खंबाती कुआं की काफी बात करते हैं और काफी एडवोकेट करते हैं कि हर जगह खंबाती कुआं बनाओ, हर जगह। जब मेरी आपसे पहली इंटरेक्शन हुई थी तो वो शायद एक खेत तलावड़ी के कंसेप्ट की बात हुई थी। दैट इज व्हाट आई रिमेंबर। सो डू यू थिंक दैट दीज ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स व्हिच हैव समहाउ not used in this modern planning of cities, do you think we should turn back to traditional practices? देखिए, इतना ब्लेटेंट एक कॉमन स्टेटमेंट नहीं करूंगा कि सारी ट्रेडिशनल चीजें यूज करनी चाहिए। बट ट्रेडिशनल चीजों की कुछ स्ट्रेंथ होती कि वो कई सौ सालों तक यूज होने के बाद प्रूवन टेक्निक है। उन टेक्निक को आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत हो तो मॉडिफाई करके यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रूवन टेक्निक्स हैं, कॉस्ट कम है और एफर्ट्स भी कम है। अभी जैसे खेत तलावड़ी का विषय हम बात करें तो खेत में आपको एक छोटा सा पॉन्ड जैसा खड्डा बनाना, उसमें पानी रोकना है। बारिश का पानी रुकेगा, अंदर उतरेगा ही, मिट्टी को अच्छा करेगा ही। खंबाती कुआं बोल रहे हैं, अहमदाबाद में खंबाती कुआं मोस्टली जगह हो जाता है। अब वो 70-75 हजार लीटर पानी एक घंटे में नीचे परकोलेट करता है। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? फ्लडिंग रुक जाता है। हमने देखा है कि जमीन के नीचे के बोरवेल के लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसका टीडीएस घट रहा है। एक जगह 1700 का टीडीएस ऑलरेडी 1000 के नीचे आ गया है 3 सालों में। तो इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता, मेरे को लग रहा है। तो ये सब सॉल्यूशन हर एक जगह के लिए एप्रोप्रिएट ट्राई करके, इवेल्युएट करके हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि ये यूज की इस रीजन के लिए।
Right. So in cities, we need water conservation, rainwater conservation to improve the water quality. And how can we work towards using खंबाती कुआं effectively for societies जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, कि कौन से एरिया में जहाँ पे फ्लडिंग हो रहा है मैक्सिमम, वहाँ पे authorities, I'm sure they are looking at this, they are understanding this, but how should they use it? देखिए अहमदाबाद में 3 हाइड्रोजियोलॉजिकल सिचुएशंस हमने देखी अभी तक, हो सकती है और भी होगी, बट मोस्ट पार्ट में खंबाती कुआं काम करता है जहाँ पे नीचे सैंड आ जाती है और 60-70 फुट तक पानी नहीं है। इस एरिया में, ड्राइवे में या पार्किंग एरिया में या रास्तों पे या खुले प्लॉट में आप आराम से खंबाती कुआं बना सकते हैं, बिकॉज खंबाती कुआं 15 फुट डायमीटर 30 फुट गहरा होता है। बाहर अहमदाबाद के नियमों के हिसाब से सारे रास्ते कम से कम 20 फुट चौड़े होने चाहिए, तो उसमें 15 फुट का खंबाती कुआं बहुत आराम से बन जाता है। बनाने के बाद उसके ऊपर स्लैब लगता है, जाली लगती है ताकि उसमें से पानी चला जाए, और स्लैब के ऊपर सेम फ्लोर वापस लग जाता है जो आपके ड्राइवे में या पार्किंग में या रास्ते पर हो, तो पता भी नहीं चलता कि नीचे खंबाती कुआं है, और ये बहुत अच्छे से पानी पीता रहता है। शायद थोड़ा एम्बिशियस इंसान हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर अहमदाबाद में 5-10 हज़ार खंबाती कुएं अच्छे बन जाएं तो शायद अहमदाबाद आरओ फिल्टर से छुट्टी पा लेगा, और भी बनते रहे और चलते रहे तो शायद एक दिन, ये दिन बहुत दूर नहीं होगा 10-15 साल में, कि हैंड पंप्स अहमदाबाद में वापस आ जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की। क्या आपने कुछ जगह पे देखा है कि हैंडपंप का यूज खंबाती कुआं की वजह से वापस आ गया हो ऐसा? अभी तक तो नहीं हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सो वाटर लेवल श्योरली राइजेस। हाँ, वाटर लेवल राइज हो रहा है, टीडीएस घट रहा है, उसी से हमको लगा कि ये आ जाएगा। जैसे दिल्ली में हौस खास लेक वो लोग रिफिल कर रहे हैं वापस ड्रेनेज के पानी से, सेमी ट्रीटेड पानी से। एंड बहुत बढ़िया चीज़ ये कि उससे 30 फुट दूर जो बंगले थे जहाँ पे हैंडपंप 30-40 सालों से बनते, वो हैंडपंप वापस चालू हो गए, और उसमें जो पानी आ रहा है बिल्कुल हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, यानी ड्रिंकिंग क्वालिटी, कुछ फिल्टर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी और नेचर को सबसे बढ़िया पानी को फिल्टर करना, मैनेज करना, प्यूरिफाई करना आता है। सही बात है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ से लेक्स, एज यू टॉक्ड कि हौसखास विलेज का लेक वहाँ पे वापस चालू करने का प्लान कर रहे हैं, तो लेक का रोल क्या होता है वाटर कंजर्वेशन? देखिए, तालाब का तो बहुत बड़ा रोल है। पानी जो सतह पर भरा रहता है लेक में, वो जरूर नीचे उतरेगा और वो साइडवेज भी जाएगा। साइडवेज जाने से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं, नीचे जाने से ग्राउंड वाटर इंप्रूव होता है। बट उससे भी एक बहुत बड़ा रोल है लेक्स का, वो ये है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। पानी पे जो निर्भर करने वाले जीव जंतु हैं वो बहुत जरूरी है हर एक जगह के लिए, हर एक इकोलॉजी के लिए। जैसे शहरों में मेरे को बचपन में याद है कि मेंढक के बच्चों की बहुत बड़ी तादाद घूमती हुई नजर आती थी, नए टेडपोल जिसको बोलते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, मेरे को कई साल हो गए, मैंने अहमदाबाद में नहीं देखे हैं। फिर जो एक ड्रैगन फ्लाई होती है जिनको हेलीकॉप्टर बोलते हैं, उनके बड़े बड़े झुंड घूमते थे, वो बहुत कम हो गए हैं अभी। ये दोनों एनिमल्स ऐसे जो मच्छरों को बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो अब मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ने के लिए हम फॉगिंग करें तो हम पॉइजन डाल रहे हैं, लेकिन अगर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है तो शायद मच्छरों की पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है ये लेक्स पे डिपेंड करती है, पॉन्ड्स पे डिपेंड करती है, और जहाँ पे शैलो वाटर भी हो, डीप वाटर भी हो, ऐसा मिक्सचर चाहिए। तो लेक्स का बहुत बड़ा रोल है नेचर को बैलेंस करने के लिए। एंड अगेन वन मोर वाटर बॉडी विल टॉक अबाउट इज रिवर्स। रिवर्स के बारे में बात करेंगे, रिवर्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए। आज पोल्यूशन वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिवर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एनक्रोचमेंट की बात करें तो देयर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डिफरेंट प्रॉब्लम, एनक्रोचमेंट इज डिफरेंट प्रॉब्लम। सो हाउ डू यू सी इट कि भाई कैसे हैंडल करना चाहिए? एक तो जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे तालाब है या रिवर है, उसका जो एरिया है, लैंड एरिया है, उसको मार्क कर देना चाहिए कि उसमें कोई अंदर जाएगा नहीं, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा।
वो बहुत ज़रूरी है, ताकि पानी को जो जगह चाहिए वो जगह हमेशा अवेलेबल रहे हैवी फ्लड्स के टाइम। दूसरा ये है कि लेक्स में या रिवर्स में मोस्ट जगह डैम बन गए भारत में, तो डैम बनने से जो पेरिनियल रिवर्स थी वो भी अभी सूखी रहती है। तो बड़े डैम्स की जगह अब ये समझ में आ रहा है ग्लोबली कि छोटे छोटे चेक डैम्स, अगर चेक डैम आप बनाते हैं तो हर जगह पानी रहेगा, हर जगह पानी रहेगा तो पानी उतरेगा, और जब पानी रहता है क्वांटिटी में तो उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो मोस्टली सारे पॉल्यूटेंट्स को बैलेंस कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का एक इकोलॉजिकल प्रोसेस समझें, और उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए रिवर्स को अपन चेक डैम के थ्रू या दूसरे कोई मैकेनिज्म के थ्रू वाटर रहने दें, ताकि प्रोसेसिंग होता रहे और इकोलॉजी सस्टेन हो। वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, उसमें पॉल्यूटेंट नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पॉल्यूशन जाता है तो रिवर्स कैपेबल है उसको मैनेज करने के लिए। कम क्वांटिटी कम क्वांटिटी का हो सकता है, पर डायरेक्ट जो लोग करते हैं वो ना करें। और डू यू थिंक फ्लडिंग के लिए, फ्लडिंग में बहुत सारे घर टूट जाते हैं, उसके लिए क्या हम ही रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए जहाँ पे प्रकृति के पानी का निवास है वहाँ पे हम घर बनाएंगे तो कभी ना कभी तो पानी हमारे घर में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था, जो रिवर्स का जो फ्लड रीजन है, जो लेक्स का फ्लड रीजन है, वो मार्क हो जाना चाहिए। उसके अंदर ह्यूमन परमानेंट एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए। टेम्परेरी एक्टिविटी हो सकती है बट परमानेंट नहीं होनी चाहिए उसमें। पार्किंग में बहुत सारे लोग आज कभी जो पेड़ लगाते हैं, जो क्यूरेट करते हैं, पेड़ को संभालते हैं, उनके साथ हमेशा कॉन्फ्रंटेशन बहुत सारी जगह पे होती है कि भाई पार्किंग की जगह पे पेड़ नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपके क्या विचार है? I'm sure eco-friendly, environment-friendly people have a different perspective. Other people have a different perspective. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्किंग में पेड़ नहीं हो सकते। पार्किंग भी हो और पेड़ भी हो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो बेस्ट है। तो हम लोग जब डिज़ाइन करते थे तो हम लोग 18 फुट पे पेड़ लगाते थे, 18 या 19 फुट पे। तो उन दो पेड़ों के बीच में 2 गाड़ियां आराम से पार्क हो जाती थी। तो लोग बड़े खुश होते थे क्योंकि उनको छांव भी मिलता था, गाड़ी ठंडी भी रहती थी, गाड़ी को पार्क करने की जगह भी थी और पेड़ भी उग जाते थे। तो अगर थोड़ा सोच के डिजाइन करके करें तो पार्किंग और पेड़ दोनों साथ में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, और उससे गाड़ी में होने वाले ब्लास्ट भी रुक सकते हैं, गर्म नहीं होंगे। सही बात है। So, how did you entirely start this journey of being an architect and then moving towards a sustainable urban developer or planner? आशीर्वाद ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत लैंडस्केप डिज़ाइन करते थे। जब आप लैंडस्केप करते तो ऑब्वियसली मिट्टी और पेड़ और पानी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और वो डिज़ाइन में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो उनके साथ का एक काम करने का हमारा प्रोसेस हुआ कई सालों का, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग आती गई, और वो अंडरस्टैंडिंग से कहीं एक समझ में आया कि जो अभी हम डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे हैं, जो लार्जली परदेसी है, हमारा नहीं है, जो वो प्रोसेस की जगह अगर हमारे जो तरीके हैं, हमारा जो एक डिज़ाइन फिलॉसफी था जो काफ़ी पुराना है, अगर उसको करें और प्रकृति को समझ के काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने आप को बदला, हमारे कार्य क्षेत्र को बदला, हमारे काम करने के तरीकों को बदला, और आज वो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सर, अभी अर्बन फॉरेस्ट जो हम बनाने के ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हमने काटे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि रोड की कॉर्नर में पेड़ लगाना और एक फॉरेस्ट बनाना, उसकी क्या डिफरेंसेस है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अर्बन फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी है उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें बहुत तरह के जीव होते हैं, बहुत तरह के पेड़ होते हैं, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता और काफ़ी बड़ा एरिया होता है। तो उसमें बड़े जानवर, छोटे जानवर सब रह सकते हैं। शहरों के अंदर फॉरेस्ट नहीं बन सकता रियली, तो हमें अर्बन ग्रीन्स कहना चाहिए रेदर देन फॉरेस्ट सही में।
और उसमें कुछ ऐसे पैच हम बना सकते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। अगर ऐसा करना है तो 4-5 एकड़ का छोटे से छोटा प्लॉट होना चाहिए, जिसमें कुछ तालाब या पॉन्ड जैसा भी होना चाहिए, ताकि पानी भी रहे बारिश का, और बहुत सारे पेड़ उगने चाहिए एंड लिमिटेड ह्यूमन एक्सेस होना चाहिए। तो वो एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऐसा बनेगा जो सस्टेन होगा, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगा, जानवरों को सपोर्ट करेगा, छोटे बड़े पंछियों को सपोर्ट करेगा, उस तरह का होना चाहिए। अभी जो कर रहे हैं पता नहीं वो इमोशनली सेटिस्फाइंग है या टेक्निकली सेटिस्फाइंग, मुझे नहीं समझ में आता। मैं उसके बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट ये कहूँगा कि उस चीज़ को वापस एक बार सोचने की जरूरत है। यानी ग्रीन क्लस्टर्ड ग्रीन स्पेसेस हमें क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे पेड़ लगाए, डिस्टेंस पे उसकी जगह पे एक क्लस्टर में होगा तो बायोडाइवर्सिटी को अपने आप कंजर्व करेगा। व्हाट आर योर आइडियाज अबाउट व्हिच आर द ट्रीज व्हिच वी शुड प्लांट इन अहमदाबाद? मैं कई बार हमारे पुराने शहरों को, पुराने इंस्टीट्यूशंस को देखता हूँ तो एक चीज समझ में आती है कि लोग ऐसे पेड़ लगाते थे जो उनको समझ में आए, जो उनके काम के हो। ठीक है, उससे फायदा ये होने लगा कि वो घर का बच्चा, सब लोग उस पेड़ को जानते थे, उसको सीजन के साथ रिलेट करते थे। तो हमें एसेंशियली ऐसे पेड़ उगाने चाहिए जिनको हम समझें, जिनको हम किसी तरह से रिलेट कर सकें, जिनको शायद कभी बीमारी में या कभी कोई यूज़ में हम उसको नुकसान किए बिना यूज़ कर सकें। मुझे लगता है ऐसे पेड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय ऐसे पेड़ जो केवल एक हरे दिखते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते। तो ह्यूमन कनेक्शन पेड़ों के साथ बेटर हो, ऐसे पेड़ मैं मानता हूँ यूज़ करने चाहिए। व्हाट आर योर कंसेप्ट अबाउट एक्सोटिक ट्रीज एंड नेटिव ट्रीज? अगर यहाँ का पेड़ मैं उगाता हूँ तो उसको मेंटेनेंस डेफिनेटली कम चाहिए। अगर परदेश का पेड़ उगाता हूँ तो मोस्टली उसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, या फिर जो परदेश का पेड़ है वो पेड़ यहाँ के जीव जंतुओं के साथ में कोरिलेट नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रकृति बहुत फ्लेक्सिबल है, प्रकृति एडेप्टेबल है, तो इसको बहुत स्ट्रिक्टली इमोशनल होके समझने की जगह थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझना चाहिए कि यहाँ के पेड़ों को प्रेफरेंस देना चाहिए। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कुछ पेड़ नहीं उगते, तो वहाँ पे आपको कुछ वैरायटी ऐसी उगानी पड़ती है जो उस जगह में उग जाए। Thank you very much, Lokendra bhai, for sharing these insights and great ideas which you believe in, which you're practicing and which you're preaching.